हेलो दोस्तों, चलो आज शुरू करते हैं नेचर ऑफ मैटर। हम वीडियो थोड़ा सा लेट से अपलोड कर रहे हैं क्योंकि आप लोग अच्छे से हर एक लाइन बाय लाइन पढ़ पाओ। फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बिना समय को गवाते हुए चलो स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ मैटर। देखो यू हैव, अब हम लोग इस पे अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं, देख लो, ठीक है। चलो यू हैव ऑलरेडी फैमिलियर विथ टर्म ऑफ मैटर फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। ठीक है, हम लोग पहले ही जैसे कि 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या है। ठीक है, मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ अपना मास है, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। हम जितने भी आसपास जो भी चीज देख रहे हैं, जैसे कि बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर एंड ऑल लिविंग बीइंग्स etc, जितने भी चीज है आसपास, वो सारा क्या है? मैटर है। जो चीज हम नहीं देख पा रहे जैसे कि एयर, ये भी क्या है? एक मैटर है। लेकिन इमोशन ये एक मैटर नहीं होगा, भले ही हम इसको नहीं देख पाते हैं इमोशन को, ठीक है, एंग्री को, लेकिन उसके पास क्या है? एक मास नहीं है। तो मास ना होने की वजह से हम लोग इसको मैटर नहीं कहते हैं, ठीक है। चलो स्टेट ऑफ मैटर देखते हैं। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर टोटल हम लोग 3 स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड का क्या मतलब होता है? पार्टिकल्स हेल्ड वेरी क्लोजली इन सॉलिड। ठीक है जी, उसका जो बेसिक यूनिट बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो क्या होता है? क्लोजली पैक्ड होता है, क्लोजली होता है, यानी कि बहुत एक दूसरे के टच में होता है। तो वो जो सॉलिड में बहुत ज्यादा यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होती है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। और उसके बाद उसका जो पार्टिकल होता है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उसमें नहीं होती है, ठीक है, बहुत ही लेस होता है, बहुत ही लेस एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। ठीक है, उसके बाद देखो लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोजली टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड, यानी कि जो पार्टिकल होता है क्लोजली टू ईच अदर तो होता है, बट वो मूव कर सकता है। जैसे कि पानी, पानी क्या है? मूव कर सकता है, यानी कि उसको तुम अगर जमीन पे रख दोगे तो वो इधर से उधर फ्लो कर जाएगा, ठीक है, यहां से वहां फ्लो कर सकता है। उसके बाद देखो इन गैस, गैस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड एंड लिक्विड। इसका जो पार्टिकल होता है गैस का, वो बहुत ही एक दूसरे के दूर दूर में रहते हैं, जिस वजह से ये उड़ना स्टार्ट कर देता है। फ्लो नहीं होगा इसमें, क्या हो जाएगा? उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा गैस में होगी, उससे कम लिक्विड में होगा और सबसे कम सॉलिड में होगा, ठीक है। उसके बाद देखो द सॉलिड डिफाइन, सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। सॉलिड के पास क्या होता है? एक फिक्स वॉल्यूम भी होता है और एक फिक्स शेप एंड साइज भी होता है, ठीक। जैसे कि मान लो कोई एक पत्थर ले लेते हैं, ये मान लो एक पत्थर है, तो ये इसका जो ये सर्कल टाइप का है, तो इसका क्या होगा? ये सर्कल टाइप का, इसमें कुछ रेडियस भी होगा, राइट। तो रेडियस जो होगा तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स है और इसका शेप भी क्या है? इसमें फिक्स है, ठीक है। तो जिस वजह से ये क्या हो जाएगा? सॉलिड कहलाएगा। अगर वही बात हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम फिक्स हो सकता है, ठीक, बट शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे कि बात करो, मैंने पानी को ग्लास में रखा, ठीक है, पानी को क्या किया? ग्लास में रखे, तो यहाँ पे ग्लास जैसा पानी बन गया, ठीक। अगर वही चीज थाली में पानी रख देंगे, मान लो थाली, इस कटोरे में पानी है, तो इसमें कटोरा जैसा शेप एंड साइज हो जाएगा इसका, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो 1 लीटर पानी को जब मैंने एक बाल्टी में रख दिया और 1 लीटर पानी को जब मैंने एक थाली में रखा, तो दोनों का शेप क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर ही है ना। यहाँ पे देखो अच्छे से बताया गया है, सॉलिड में क्लोजली पैक है, लिक्विड में थोड़ा सा गैप है और गैस में बहुत ज्यादा ही गैप है, ठीक है। उसके बाद देखो गैसेस, गैसेस हैव नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम और नॉर डेफिनिट शेप। ना ही इसके पास डेफिनिट वॉल्यूम होता है और ना ही इसके पास डेफिनिट शेप होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये जिस कंटेनर में, जिस स्पेस में रहेगा, उसी कंटेनर और स्पेस की तरह वो अपना शेप और प्लेस जो है एडजस्ट कर लेता है, ठीक। चलो, these 3 states of matter interconvertible by changing the condition of temperature and pressure। यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर हम बदलते हैं तो वो इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, गैस से डायरेक्ट सॉलिड, ठीक है। तो ऐसा ये हो सकता है। कैसे होगा? तो दो चीज को बदलाव करने पे, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे कि हम यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड को थोड़ा सा हीट किया,
हीट करने से क्या बन जाएगा? लिक्विड। लिक्विड को हीट करने से क्या बन जाएगा? गैस। अब इसको कूल करेंगे, कूल करने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिक्विड, लिक्विड को कूल करने से क्या बन जाएगा? सॉलिड। ठीक है, ये बात आप लोग देख लोगे इसको। उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम लोग अब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन हम लोग चैप्टर 11 में है, ये सॉरी चैप्टर नंबर 2 है। ये क्या है? इन क्लास 9, सॉरी क्लास 9 में चैप्टर नंबर 2 में यू हैव लर्न दैट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज अ मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। अच्छा, वो 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मैटर को दो भाग में बांट सकते हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में। ठीक है, वेल व्हेन ऑल constituents of particle substances are same, substances are देखो इन सेम केमिकल नेचर इट सेड टू बी प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब है कि ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर, इट सेड टू बी प्योर सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि जो प्योर सब्सटेंस होगा उसमें जो पार्टिकल्स होगी वो सेम केमिकल नेचर का होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। है ना, मिक्सचर क्या कह रहा है कि हमारे पास जो पार्टिकल होगा वो एक से अधिक होगा और उसका जो केमिकल नेचर होगा वो डिफरेंट होगा और जो पार्टिकल का नंबर ऑफ रेशियो जो होता है वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर कॉल्ड कंपोनेंट्स। अब प्योर सब्सटेंस, भाई बहुत सारे प्योर सब्सटेंस को एक जगह मिक्स कर दोगे तो वो मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस व्हिच प्रेजेंट अराउंड यू आर कॉल्ड मिक्सचर। है ना, कि मिक्सचर जैसे कि हमारे जैसे हवा में बहुत सारे क्या है? गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे अदर अदर गैसेस मौजूद है, जिस वजह से उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। अगर हम पानी की बात करें तो वो भी एक मिक्सचर है, एयर की बात करें बता ही दिए, चाय बना रहे हो वो भी एक मिक्सचर है ना, दूध है वो भी एक मिक्सचर है। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब जो मिक्सचर है वो दो तरह का होता है, एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। है ना, दो तरह का होता है। पहला देखो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर में देखते हैं, यहां पे देखो मैटर को यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले मैटर, फिर मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को दो भाग में, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, कर दिया गया है। उसके बाद देखो होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? कंप्लीटली मिक्स विद टू ईच अदर एंड दिस मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट the bulk of the mixture and its composition is uniform throughout. Sugar solution and air are the example of homogeneous mixture. देखो हवा जैसे है, हवा, हवा में क्या है कि तुम पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा ऑक्सीजन गैस है, कौन सा नाइट्रोजन गैस है, कौन सा हाइड्रोजन गैस है, कौन सा सल्फर गैस है। यानी कि सब एक मतलब देखने से हमको पहचान नहीं पाएंगे, अलग अलग नहीं बता पाएंगे कि ये क्या है। अगर अलग अलग करेंगे तो उसके लिए बहुत सारे अलग टेक्निक होते हैं केमिस्ट्री में, बट देखने से हम लोग नहीं पहचान पाएंगे कि वो एक अलग अलग सब्सटेंस है। जैसे कि मान लो अगर हम पानी है उसमें चीनी मिला दिए तो वो क्या हो जाएगा कि पानी के जैसा ही बन जाएगा। तुम वो जो चीनी मिला हुआ पानी है ना, उसको तुम नहीं, ये नहीं देख करके बोल सकते हो कि उसमें चीनी मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। अगर एक बिना चीनी वाला पानी या एक चीनी मिला हुआ पानी रख देंगे तो तुम दोनों को अलग नहीं बता सकते हो। इसका मतलब है कि होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो सेम अपने जैसे में घुला लेता है। ठीक है, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन एंड एयर, अगर तुम नमक का भी सॉल्यूशन की बात करें तो वो भी वही हो जाएगा। ठीक है, अगर अब दूसरा इसमें देखो, दूसरा दिया हुआ है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है कि जितने भी तुम कंपोनेंट्स है, कंपोजिशन है, वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि मान लो तुमने रेत है, सैंड है, यानी बालू, बालू को तुमने पानी में मिला दिया तो वो क्या हो जाएगा? बालू अलग रहेगा और पानी अलग रहेगा। है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, उसका मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर ग्रेन्स पॉल्स अदर, देखो कोई भी, जैसे कि शुगर और चीनी तुमने मिला दिया, भाई दोनों अलग अलग रहेगा, आपस में मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये सब हो गया, यानी कि जो चीज आपस में मिक्स नहीं हो रहा है वो हेट्रोजीनियस यानी हेटर यानी नफरत करने वाला। ठीक है, वो हेटर हो गया।
ठीक, उसके बाद आप देखो अपना प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सचर एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स कंपोजिशन। अब जो प्योर सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि अगर हम कोई एलिमेंट की बात करें, अगर या फिर कोई कंपाउंड की बात करें, तो जैसे कंपाउंड में वाटर है, तो वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा, सेम होगा, तो ही वो वाटर बनेगा। जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन है H2O, तो इसमें जो हाइड्रोजन है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:1 होगा। मतलब ये हमेशा क्या हो जाएगा, फिक्स रहेगा। तो जब फिक्स रहेगा तो ही इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। अब जब इसमें कंपोनेंट्स क्या है, इसका फिक्स है, तो वो क्या आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, प्योर सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है कि डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सचर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स कंपोजिशन। अब एग्जांपल में दिया है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एंड ग्लूकोज, सही बताया। उसके बाद जैसे कि कॉपर है, कॉपर में जो एलिमेंट होता है Cu। अब Cu को तुम ऐसे Cu है अब प्लस Fe लिख देते हैं, तो ये भाई तुम्हारा कॉपर नहीं ना हुआ। कॉपर प्लस फेरस दो दो मेटल मिल जा रहा है, तो ये तुम्हारा मिक्सचर में आ जाएगा, है कि नहीं। मिक्सचर में इसमें कोई कुछ भी फिक्स नहीं है, तो कॉपर में हमेशा Cu एलिमेंट ही, एटम ही मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं, प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। बताई दिए, एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, है ना, कि जो एलिमेंट होगा वो सिंपल वन टाइप ऑफ एलिमेंट होगा। जैसे कि मैंने कॉपर की बात करी, तो कॉपर वाला ही सिर्फ इसमें एटम आएगा, कोई हाइड्रोजन एटम नहीं घुस जाएगा इसमें, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन एटम घुस भी रहा या कुछ अदर एटम घुस भी रहा, तो वो कंपाउंड एलिमेंट नहीं बनेगा, वो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। कंपाउंड नहीं बनेगा तो वो मिक्सचर बन जाएगा, राइट। तो इसलिए एलिमेंट जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि वन टाइप ऑफ एलिमेंट होगा इसके पास, ठीक है। ये बात याद रखो। These particles may exist as atoms or molecules। भाई ये पार्टिकल जो होगा वो एटम या फिर वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यू मे बी फेमिलियर विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। हम लोग 9th-10th में पढ़ चुके हैं कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आप लोगों को बता देते हैं कि एटम का मतलब क्या होता है। एटम हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये एक ऐसा एटम है, एटम मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, ठीक है। और जैसे कि मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल आपको कम से कम 2 एटम चाहिए एक मॉलिक्यूल को बनने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल प्लस एक मॉलिक्यूल, तो ये बन जाएगा 2, यानी एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो एक मॉलिक्यूल बराबर कम से कम कितना एटम चाहिए, 2 एटम चाहिए। ये बात हमेशा आप लोग याद रखोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है ना, इसमें 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसका रेशियो कितना है, 2:1 है कि नहीं, 2:1 है। इसका मतलब ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। चलो उसके बाद देखो, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर द सम एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स, है ना। देयर ऑल एटम्स आर वन टाइप, सही बात है। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर। अब जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट का, वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर का होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें तो उसका अलग नेचर होगा और फेरस का अलग नेचर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, some elements such as sodium, copper contain atoms as their constituent particles, whereas in some others and constituent particles are molecules which are formed by the 2 or more atoms, है ना। The hydrogen, nitrogen and oxygen gas is present in the molecules in which 2 atoms combine to form their respective molecules। देखो यहाँ पे नीचे में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर और सोडियम, ये डिफरेंट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है, किसका, डिफरेंट एलिमेंट का, ठीक है। उसके बाद मान लो कि एक एटम और दूसरा एटम मिला तो क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बना, ठीक है। तो कम से कम एक मॉलिक्यूल बनने के लिए 2 एटम की जरूरत पड़ा। उसी तरह ये हाइड्रोजन एटम था यानी H2 बना, तो उसी तरह यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन मिलकर के हम लोगों को O2 दिया, है ना। तो ये 2 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना। चलो आगे देखो, when 2 or more atoms of different elements combine to form different ratio is called compounds। अब जब मान लो 2 या 2 से अधिक एटम आपस में जुड़ते हैं और उसका रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है, डेफिनिट रेशियो में वो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। जुड़ने से क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। अब वो बनने का जो तरीका होता है, वो कोई भी फिजिकल केमिकल मेथड है, वो बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। बाकी ये सब थ्योरी आप अपना पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो,
elements are present in compound in fixed and definite ratio, and this ratio is characteristic of particular compound. Also the properties of compound are different from those of the its constituent elements. For the example, hydrogen and oxygen are gases where the compound formed by the combination is water. देखो हाइड्रोजन जलाने वाला चीज, हाइड्रोजन जलने वाला चीज है और प्लस ऑक्सीजन जलाने वाला चीज है। अब दोनों का नेचर क्या है भाई, डिफरेंट है। और जब यही दोनों मिल जाता है तो बन जाता है क्या, वाटर, और जो कि ये आग बुझाने वाला चीज है। तो देखो सब आपस में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नेचर है। हाइड्रोजन का नेचर जलना, ऑक्सीजन का नेचर जलाना, और वाटर का नेचर उसको बुझाना। तीनों का नेचर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। चलो आगे देखो, उसके बाद आगे है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी कह रहा है कि जब हम लोग जैसे कि कोई भी चीज चेंजेस हो रहा है, कलर में, ऑर्डर में, या कोई भी चीज चेंजेस हो रहा है तो पुनः वो अपना ओरिजिन स्टेट में आ जाता है ना। ओरिजिन स्टेट में क्या आ जाता है, वो आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि वो देखने में कैसा दिख रहा है, उसका स्मेल कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कितना पे वो खोलने लग रहा है, वो कितना पे वो चीज उड़ने लग रहा है, तो ये सब उसका क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज, वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ठीक है, उसको वो बना हुआ किस चीज से है, उसके बाद वो रिएक्शन किस चीज से कर पा रहा है, वो उसका टेस्ट एसिडिक है या बेसिक है, ये सब इसका क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द डेंसिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस, है ना। द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर द केमिकल चेंजेस टू अकर्स। अब फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हम लोगों को विदाउट चेंजिंग, यानी कोई भी चीज में चेंजेस नहीं होगा, जैसे कि कोई भी चीज का कलर है, उसको बताने के लिए तुम उसका शेप एंड साइज छोटा बड़ा नहीं करोगे कि भाई कौन सा कलर है, उसके साथ उसको कोई रिएक्शन, कोई चीज से रिएक्शन नहीं करवाओगे उसका कलर बताने के लिए। तो क्या होगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताने के लिए, मेजर करने के लिए उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी बताने के लिए उसमें क्या होगा, केमिकल चेंज आएगा, ठीक है, केमिकल चेंजेस आएगा। द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट रिक्वायर एनी अकर एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी बताने के लिए केमिकल चेंजेस की जरूरत उसमें नहीं पड़ती है। The chemists describe, interpret and predict the behavior of the substances and basic knowledge of their physical and chemical properties, which are determined by the carefully measurement and experimentations. We will learn about measurement, physical property, और इस चैप्टर में हम लोग वही चीज को पढ़ना शुरू करेंगे। मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, चलो ये अब टॉपिक आपका हो गया, इसमें पढ़ना है अभी। देखो, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर, क्वांटिटेटिव इन नेचर। एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट is required by a number followed by unit in which the measured, for example, length of room can be represented as 6 meter. Here 6 meter is the number and m denotes the meter and unit. ये जो 6 है ये नंबर है, और उसके बाद जो m लगा हुआ है वो उसका यूनिट है, मेजरमेंट का यूनिट। Earlier two different system of measurement, English system and metric system, were being used in different parts of the world. The metric system, which originated in France in late 18th century, 18वीं शताब्दी में, जो मैंने फिजिक्स वाले में बता चुका हूँ, was more convenient as it was based on the decimal system. Let needed of a common standard system was filled by scientific community. Such system was established in 1960 and discussed in below. नीचे अब इसके बारे में SI सिस्टम का जो है वो इसमें 1960 दिया हुआ है, फिजिक्स में 1961 दिया हुआ है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आप लोग इतना अपना याद रखोगे, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट भी कहा जाता है, लेकिन अभी के टाइम में डी को क्या किया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एब्रिविएशन एज एसआई एंड 11th जनरल कॉन्फिडेंस ऑफ वेट। ये सारा फिजिक्स वाला में मैं बता चुका हूँ, फिजिक्स का जो चैप्टर मैंने बताया है उसमें बता दिया हूँ, तो आप लोग जाके उस चैप्टर को कवर कर लो, उस वीडियो को कवर कर लो, ठीक है, तो हो जाएगा आप लोगों को। मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ठीक है, ये बस एक कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, चलो ठीक, फिर भी देख लेते हैं क्या क्या है।
सबसे पहला है द सिस्टम ऑफ यूनिट इंक्लूडिंग ऑल डेफिनेशंस कीप्स एंड चेंजिंग विद द टाइम। वही समय के साथ साथ जो कुछ चेंजेस आ रही है मेजरमेंट में, ठीक है, तो उसको ये लोग क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। जो साइंटिफिक होता है वो उस पब्लिश करते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड उसका यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज इसका काम होता है। बाकी ये जो ब्यूरो है क्या है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इन पेरिस। याद रखना जो ये ब्यूरो है कहाँ पे है, पेरिस में। उसके बाद देखो ये क्या है, द सीजीपीएम यानी कि कॉन्फ्रेंस जनरल पॉइंट जनरल क्या है, जनरली पॉइंट्स एट मेजर। ओ ये इसका सीजीपीएम का ये यहाँ से लिया गया ये वर्ड को, ठीक है। सीजीपीएम का देखो, इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय डिप्लोमेटिक ट्रीटी नोन एज मीटर कन्वेंस विच वाज इन पेरिस 1875 में पेरिस में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। द एसआई सिस्टम वाज 7। अब टोटल कितना एसआई सिस्टम है, 7 है, जो फिजिक्स में मैंने बता दिया है और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहला लेंथ जिसको मीटर में मेजर करते हैं, मास किलोग्राम में, केजी में मीटर करते हैं, टाइम सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में। ये बात आप लोग समझ लो और ये हमेशा के लिए रट भी लेना है ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी रहे, ठीक है। बाकी ये सब अपना थ्योरी है, डेफिनेशन है, आप लोग इसको क्या करोगे, पढ़ लोगे, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बाकी ये भी देख लोगे, ये जो चार्ट है ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जैसे कि 10 इंटू पावर -24 यक्टो कहते हैं, जेप्टो, एट्टो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिलीज, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एजेका, ये सब का वैल्यू आप लोग याद रखोगे। अगर नहीं याद रखोगे तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी, ठीक है। मास एंड वेट का थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। मास एंड वेट क्या होता है, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जो किसी मैटर में प्रेजेंट होता है, ठीक। उसके बाद वेट क्या होता है, वेट का मतलब इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी। वेट एक तरह का क्या है, फोर्स है, फोर्स की यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे उसे वेट कहेंगे। और मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है इज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। ये क्या होता है, ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद देखो ये एनालिटिकल बैलेंस है, इसमें बहुत ही छोटे छोटे मास को इसमें क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है एनालिटिकल बैलेंस में, ठीक है। ये छोटा सा तराजू है, ठीक है, बहुत छोटा तराजू। उसके बाद देखो द एसआई सिस्टम वॉल्यूम हैज यूनिट ऑफ मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का एसआई सिस्टम जो होता है वो एम क्यूब लिखा जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। बाकी देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 100 ml, 1000 ml and 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, डीएम क्यूब। चलो वॉल्यूम भी हो गया। उसके बाद देखो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है वो देखो। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय क्या होता है, वॉल्यूम। ये हो जाएगा आपका डेंसिटी, और इसका जो मास का ऊपर केजी और नीचे होता है मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब जो होगा वो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी हमेशा के लिए याद कर लो। उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि इट इज देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेजर टेम्परेचर। पहला डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। क्या होता है, केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ठीक है। हियर के इज द एसआई यूनिट। केल्विन जो होता है वो क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। और जो टेम्परेचर वो होता है, मतलब टेम्परेचर उसको कहते हैं जो चीज एक मतलब हमारे बॉडी को या फिर हमें एक ठंडापन या फिर एक गर्म चीज का अनुभव करवाता है, ठीक है, एक फील करवाता है कि क्या चीज ठंडा है, क्या चीज गर्म है, ठीक है। उसके बाद देखो एक फॉर्मूला है जो हम लोग बचपन 7th क्लास में पढ़े थे कि फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर लोगे। ये फॉर्मूला आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लोगे। फिर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 यानी 273.15 उसमें ऐड कर देंगे डिग्री सेल्सियस में, तो वो केल्विन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे शुरू करते हैं। फिर देखो इसमें है कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस negative value are possible in Celsius scale, but in Kelvin scale negative temperature is not possible. डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन केल्विन में
केल्विन वाला में टेम्परेचर में क्या होता है कि निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये भी आप लोग याद रखोगे। बीसीसी के एग्जाम में ये एक दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद देखो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी ये कि मैं ऑलरेडी फिजिक्स के लेक्चर में बता चुका हूं। अनसर्टेनिटी यानी कि जो त्रुटि होती है, यानी कि जो गलती होती है मेजरमेंट में, उसको हम लोग अनसर्टेनिटी कहते हैं, ठीक है। जो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो आप लोग वो जाके लेक्चर देख लो, कवर कर लो उस चीज को, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो 10 के आगे 50,000 जीरो लगाना है, तो उसको लिखने में क्या होगा, हमको कॉपी पूरा भर जाएगा, है ना। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि अगर 10 के ऊपर में हम 50 लिख दे, इसका मतलब क्या होगा कि 10 के सामने 50 को जीरो है। अगर 10 के ऊपर 50,000 लिख दे, इसका मतलब क्या है कि 10 के आगे 50,000 वीडियो 50,000 इसका क्या है, वैल्यू है, जीरो है ना। तो ये चीज साइंटिफिक नोटेशन आ गया। अगर 1/10 के पावर 16 लिखना है, यानी कि 10 के पावर 10 ठो जीरो लिखना है, यानी कि 1/10,000 लिखना है, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट में लिख देते हैं ऐसे करके, या फिर ऐसे करके 10 के पावर माइनस वैल्यू करके। इसका मतलब क्या है, वो इनवर्स है, इनवर्स है। तो इनवर्स ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होगा, ये सब एक साइंटिफिक नोटेशन है। सिंपली नोटेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी बड़ा डिजिट या कोई भी बड़ा अक्षर या कोई भी बड़ा संख्या है, नंबर है, उस चीज को हम एक शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक स्मॉलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। उसका मल्टीप्लीकेशन है, आप जैसे कि मान लो ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, उसका पावर ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। अगर डिवाइड कर रहे हो, ये भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड हो जा रहा है, डिवाइड कर रहे हो तो पावर क्या हो जा रहा है, माइनस हो रहा है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में पावर सेम होना चाहिए, पावर को हम लोग क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, तब जाके वो ऐड होगा। और पावर वाला चीज को ऐसा ही लिखना है। सिग्निफिकेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, फिर भी आप लोग एक बार देख लो। यहाँ पे सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि वैसा मतलब नंबर, ठीक है। 10 के जैसे कि 10 के सामने 3 जीरो लिखा हुआ है या 2 जीरो लिखा हुआ है, सॉरी, ऐसे करके देखो। मान लो 10 के सामने मैंने 2 जीरो 3 जीरो लिख दिया। अब इस ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये क्या ट्रू वैल्यू है या फिर कुछ इसमें फॉल्स वैल्यू भी है। तो अगर मान लो ये जीरो को मैं वैल्यू हटा दूं, तो भाई ये कम हो जाएगा नंबर, यानी कि ये 100 ही बन जाएगा, 100 ही बन जाएगा। जबकि ये टोटल वैल्यू 1000 है, इसका मतलब है सिग्निफिकेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 4 हो जाएगा। ये चारों का चारों जो डिजिट है वो क्या है, वैल्यूएबल है। ये जो जीरो है ये वैल्यूएबल है ना। तो जो वैल्यू है जिसका अपना एक डिजिट का वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप देखो, पहला जो रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि मान लो 285, 3 ठो नॉन जीरो है, इसका मतलब है 3 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। जीरोस प्रेसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मान लो कोई चीज को तुम लिख रहे हो, जैसे 052, ये क्या है, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट है, इस जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे कि मान लो 0.0052, इसमें क्या है, सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट है, बाकी इस सब का कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह 0.03 इसमें ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 3 का वैल्यू, यानी एक सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक। थर्ड में क्या है, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मान लो 203 लिखा, इसमें 3 ठो सिग्निफिकेंट होगा, है ना। अगर मान लो 2.03 लिखा, ये भी 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद देखो, जीरो एट द एंड ऑफ राइट और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि मान लो 0.0 के 2 के सामने मैंने 200 लिखा, इसका मतलब क्या है, 0.000 ये 3 ठो सिग्निफिकेंट होगा, इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है ना। उसी तरह मान लो 100 है, तो इसके पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ओनली 1 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, क्योंकि आगे जो वैल्यू है उसका मतलब कोई नहीं है ना। उसके बाद देखो, उसी में देखो, अगर 0.100 या फिर 1000.0 या फिर 1 लिख देते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है कि मान लो ऐसे करके मैंने लिखा, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट हो गए, 1 का, 0 का और 1 का, है ना। ये हो जाएगा। बाकी एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, आप लोग देख लोगे। काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एग्जांपल 2 बॉल्स 3 बॉल्स, ऐसे जो ये, जैसे कि मान लो 2.0000 है, इसका जो सिग्निफिकेंट होगा वो कितना होगा, 1 होगा, है ना। ये सब याद रखना है अपना, ठीक है। उसके बाद प्रेसिजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रेसिजन एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो एक्यूरेट वैल्यू होता है, मान लो 2 एक्यूरेट वैल्यू है, और जब एक्सपेरिमेंट किए तो 1.99 वैल्यू मुझे आया, ये जो है प्रेसिजन वैल्यू, और ये है एक्यूरेट वैल्यू। यानी कि प्रेसिजन का मतलब होता है
क्लोजनेस ऑफ एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, ये एक्यूरेट वैल्यू के नजदीक में हम है, ठीक है, ये हो गया दोनों बात का मतलब। मल्टीप्लाई और डिवीजन है, ये आप लोग देख लोगे कैसे कैसे किया गया है, ढेर सारा इसमें कैलकुलेशन है, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, ये सब कर लेना है आप लोगों को। जैसे एक दिन को सेकंड में बदलोगे, एक घंटे को सेकंड में बदलोगे, ये सब है, ठीक है। उसके बाद लॉज ऑफ, ये लॉज है तो ये इस लॉज पे हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये जो है यहाँ से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो।